इंशाल्लाह अभी हमारे पास वक्त है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हमें उन्हें सुनना है, क्योंकि ये दिन बड़ा है। हम तमाम लोगों को कल की बड़ी मसरूफियत है। आइए सिर्फ अरकम हसनपुरी को बाद में सुनेंगे, इन दो शेरों के साथ के चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों ज़रा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब से गुजारिश करते हैं। पिछले कई साल से मुसलसल यहाँ पर, अरे क्या आवत है यार, अब कोई ना आए। नसीम खान यहाँ पर मौजूद हैं। आज पिछले कई साल से ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ पर मुनक्किद किया जाता है और अपनी पूरी ताकत, अपनी बिसात के मुताबिक अपने साथियों को लेकर बेहतर से बेहतर शोरा को यहाँ पे बुलाना, उर्दू की खिदमत करना और उसी के साथ साथ मुल्क के हालात और हम सब के जज्बात की तर्जुमानी शायरों से करवाना शेर के ज़रिए, ये जमाल खान साहब ने हमारे कई सालों से यहाँ पर जारी रखा है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 14 साल से 14 साल एक बड़ा वक्फा होता है और आज की दुनिया में मुशायरा करवाना, अल्लाह रहम करें, इनको पता होगा कि कितनी दिक्कतें होती हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके हर साल यहाँ पर वो कराते हैं। मैं आए हुए सभी शोरा इकराम को, वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, सबका नाम लेके, सभी मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम, स्टेज पे बैठे हुए सभी इलाके के हमारे तमाम बुज़ुर्ग नौजवान साथी, सामने बैठे हुए हमारे तमाम बुज़ुर्ग नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जमाल भाई और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के हालात आप सारे लोगों से छुपे नहीं हैं। कल का दिन हमारे लिए सबसे अहम दिन है। इन दिनों को हम लोग एक त्योहार के तौर पर मनाते हैं, एक दूसरों को मुबारकबाद देते हैं और इस बुनियाद पर देते हैं कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक दुनिया का जो सबसे बड़ा, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं, वो मुल्क जो हमें हमारे बुजुर्गों ने, उलमा इकराम ने, इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने मिलकर अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद करके हम लोगों को दिया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, इस मुल्क किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे शोरा इकराम ने यहाँ पर आज के हालात पर गुफ्तगू की होगी, अपने शेरों के जरिए, आशार के जरिए। हर सतह पर आप उठाकर देख लीजिए, पिछले 5 साल का जो वक्फा गुजरा है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं गुजरा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब 100 साल इस मुल्क की आजादी के होंगे और तारीख लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले जब लिखेंगे, तो इस मुल्क का सबसे नालायक वजीर आजम अगर कोई पैदा हुआ होगा तो उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी।
क्योंकि ऐसा वजीर आजम इस मुल्क की आवाम ने कभी नहीं देखा। झूठ पे झूठ, जैसे झूठ की पूड़ी खा के सवेरे निकलता है, रात को सोने तक झूठ। भाइयों और बहनों, मित्रों, बस शुरू हो जाता है। क्या कहा जाए? मैं चौकीदार हूं इस मुल्क का। अब लोग कहने लगे चौकीदार चोर है। चौकीदार ऐसा नहीं होता, चौकीदारी ऐसे नहीं होती। चौकीदारी अगर करने की हिम्मत है, करने की सलाहियत है, तो उसका तरीका अलग होता है। मुझे याद है कि 2014 में किसी शायर ने एक शेर कहा था कि वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो मक्कार है, वफादार नहीं हो सकता। जिसने खेली है गुजरात में लहू की होली, वो इस मुल्क का सरदार नहीं हो सकता। शायर और नसीम खान का कहना नहीं, ये तो उनकी पार्टी के उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में कह दिया था कि राजधर्म सबको निभाना चाहिए। लेकिन कौन सा धर्म उन्होंने निभाया, कौन सा मजहब निभाया, कौन से कानून को कहते हैं मैं कानून का रखवाला हूं। और उनके लोग, उनके मंत्रिमंडल में उनके वजीर, जो इस मुल्क की आईन के मुताबिक चलने की जिन्होंने कसम खाई है, वो खुलेआम खुले सांड की तरह बकवास कहते रहे, कानून के खिलाफ बोलते रहते। सुनिए, आप रोज टेलीविजन पे सुनाई देता है उनके वजीरों का बयान। ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क जैसे कपड़ा बिनने के लिए ताना और बाना के बगैर कोई कपड़ा नहीं बुना जा सकता, वैसे इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की एकजहती के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज व्यापारी परेशान है, कारोबार करने वाला, चाहे छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, मझला कारोबारी हो, बेरोजगार बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले, कल तक इस मुल्क के किसान आत्महत्या करते थे, सुसाइड करते थे, अब कारोबार करने वाले सुसाइड करने लगे। कारोबार, तिजारत करने वाले, बिजनेसमैन करने वाले मुल्क छोड़ने लगे हैं, दूसरे मुल्क की शहरियत लेने लगे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर ताकतवर बनाने का काम ऐसे ही नहीं हुआ था। लेकिन 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, अभी किसी शायर ने कहा, किसी ने कहा कि, हमारे जमाल भाई नहीं कहा, किसने कहा कि अमेरिका लंदन घूमा करते हैं जी, दानिश साहब ने कहा, और ऐसा उतरते हैं, ऐसे जैकेट वॉकेट सीधे करके उतरते हैं, जोर जोर से जाते हैं, और वहां से उनके जो कुछ अखबार वाले हैं, टेलीविजन चैनल वाले हैं, वहां से कमेंट्री देते हैं, रेड कारपेट बिछाकर मोदी जी का इस्तकबाल किया गया। अरे मोदी जी, तुम्हारा इस्तकबाल वो मुल्क के वजीर आजम या प्रेसिडेंट नहीं करता है, बल्कि इस मुल्क के वजीर आजम का इस्तकबाल करता है, क्योंकि इस मुल्क को इतना बड़ा और इतना ताकतवर बनाने का काम कांग्रेस के हमारे नेताओं ने इस मुल्क में 70 साल में किया। तब आज तुम जब जाते हो तो रेड कारपेट बिछाकर तुम्हारा इस्तकबाल किया जाता है। और आने के बाद क्या किया जाता है? 3 तलाक। मुल्क का जब कानून बना, उस कानून में साफ तौर पर कह दिया गया कि इस मुल्क में रहने वाला हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई अपनी मजहबी आजादी के मुताबिक रहेगा, अपनी मजहबी आजादी के मुताबिक, अपने मजहबी एतबार के मुताबिक अपनी इबादत कर सकता है जी, बिल्कुल, अपनी जिंदगी गुजार सकता है।
उसके बाद कहा जाता है कि 3 तलाक पर बिल लाया जाए। मतलब ये शुरुआत 3 तलाक के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर शुरुआत हमारे मजहब में, मजहबी कानून में मदाखलत करने की। 3 तलाक चाहिए एक साथ, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कुरान में भी लिखा है, अल्लाह को सबसे नागवार बात अगर कोई है तो एक साथ 3 तलाक देना या तलाक देना, तलाक ही नहीं देना चाहिए। बावजूद अगर कोई मामला आता है, शरीयत में हर चीज की सहूलत दी गई कि अगर कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसा मौका हो, तो ये रास्ता अख्तियार करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन नहीं, मुस्लिम खवातीन बहनों पर जुल्म हो रहा है। अरे कहां जुल्म हो रहा है? कहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है हो रहा है। अगर 1% लोग, उससे भी नीचे लोग अगर कहीं करते होंगे तो उसको बुनियाद बनाकर शरीयत में मदाखलत करने के लिए नया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम खवातीन को इंसाफ देने के नाम पर शरीयत में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। वो तो कांग्रेस की राज्यसभा में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। जो पार्लियामेंट का पास किया गया बिल, उसको बहरंग राज्यसभा से वापस कर दिया गया। नहीं तो राज्यसभा में पास करवा लिया गया होता। और एक मदाखलत के बाद फिर दूसरी लाते, तीसरा लाते, ऐसे हर 6 महीने में एक मदाखलत। चेंज कॉमन सिविल कोड जो आरएसएस का नजरिया है, उसको लागू करने की कोशिश इस मुल्क में हो रही थी। बहुत सारे मामलात हैं, सबको समझना होगा, सभी को समझना होगा, सोचना होगा, गौर करना होगा। इस मुल्क को बचाने की मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं। फिलहाल मैं अभी भिवंडी था, भिवंडी से मैं आ रहा हूं, मैंने वहां पे ये बात कही कि एक लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने सन 47 में अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। दूसरी लड़ाई आज के इस माहौल में हमें फिरका परस्त ताकतों से इस मुल्क को बचाने के लिए लड़ना होगा। आने वाले इलेक्शंस में, चुनाव में, बंबई की जबान में इनको मुल्क की लोकसभा से तड़ी पार करना होगा, क्या कहना, निकालना होगा वहां से, ताकि इस मुल्क को बचाया जा सके। और यह मुल्क तरक्की की राह पर तभी आगे बढ़ सकता है जब इस मुल्क में एक अच्छी सरकार हो, संजीदा किस्म की सरकार हो, सबको एक नजर से देखने का जज्बा रखने वाली सरकार हो, तो ही यह मुल्क आगे बढ़ सकता है। और वो करना अब जरूरी है। किसी ने कहा कि तलाक को लेकर बिल लाया जा रहा है। मैंने कहा फिक्र मत करो, अब वक्त आ गया है, अब हिंदुस्तान की आवाम मोदी जी को एक साथ 3 तलाक देने वाली है। एक साथ 3 तलाक देगी। भूल जाएंगे सारी एक्टिंग। गुजरात में जाके और उनको किसी पिक्चर का, सीरियल में काम करने का काम ढूंढना पड़ेगा। अब ये टाइम आ रहा है। हालात को समझना होगा संजीदगी से हमें। देखिए, एक बूढ़ी मां की आवाज है, ये जज्बात है। अगर कि किसी के दिल से बात निकलती है, बात अगर निकलती है तो असर रखती है। ये बात अगर इमाम जी के जबान से निकली है, दिल से निकली है, तो बड़ा असर रखती है और दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत होती है। इत्तेहाद में हमेशा ताकत होती है। मुझे याद है 2014 का चुनाव, 2014 का इलेक्शन, लहर चल रही थी मोदी जी की। लोग खड़े खड़े, चाहे हमारे व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मायूस थे, थोड़ा डरे हुए थे
कहते थे अब कि नसीम भाई का क्या होगा, मोदी की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन हमारे लोगों ने मुत्तहिद होकर इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और नतीजा यह हुआ कि 2014 में भी मोदी की लहर को पलटने का काम आप सब लोगों ने मिलकर किया। तो इत्तेहाद में इतनी बड़ी ताकत होती है। छोटी मोटी बातें होती रहती, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हमें हालात पर गौर करना होगा, जो माहौल है उसको देखना होगा, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों के साथ एक बेहतर माहौल बनाकर ऐसी ताकतों को कमजोर करने की मुहिम सिर्फ चांदीवली में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हमें चलाना होगा, ताकि ऐसी ताकतें फिर से इस मुल्क में सर ना उठा सकें, ताकि ये मुल्क जो अमन और भाईचारगी का गहवारा के नाम से हमेशा, गंगा जमनी तहजीब के नाम से हमेशा जाना जाता है, उसकी पहचान कायम रहे। ये मैं आज के दिन आप सबको कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात ना कहते हुए जमाल भाई और इनके सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जमाल खान साहब कहाँ चले गए यार? अरे तो यार कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा मत करो भाई। और तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है जमाल, नसीम खान की पूरी ताकत इंशाल्लाह तुम्हारे साथ रहेगी, तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, काम जो तुम्हारे जो जज्बात हैं, तुम्हारे अंदर जो मिल्लत का दर्द है, जो जज्बा है काम करने का, वैसे ही जज्बा नसीम खान के दिल के अंदर है। क्योंकि हमने देखा है इस शहर को बड़े करीब से, हमने देखा है हालात को बड़े नजदीक से, कैसे कैसे हालत कब कब बने हैं। मैं ज़्यादा उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जज्बा हमें बनाए रखना चाहिए, और लोगों को कैसे मदद कर सकें, गिरते हुए लोगों को कैसे हम संभाल सकें, ये हमारा जो जज्बा है ये जज्बा कायम रहना चाहिए, ताकि ये मुल्क, ये इस रियासत, ये शहर और ये इलाका बहुत ही अच्छी तरह से मजबूती के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर सकें। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल 26 जनवरी है, सब लोग झंडा फहराएं, सब लोग शरीक हों। हमें लोगों को दिखाना चाहिए, हमें दिखाने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से लोग तंज करते हैं, खास करके कुछ फिरका परस्त ताकतें, मुट्ठी भर लोग, ये तिरंगे पर जितना मोदी जी का हक है उतना ही नसीम खान का हक है, उतना ही आप पे हक है। क्या बात, ध्यान रखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, आप भी बराबर के शरीक आपको भी रहना चाहिए, बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर खड़े होना चाहिए और इस झंडे को हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का भी खून इस मिट्टी में शामिल है, इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में। तो हम सबको मिलजुल कर जश्न मनाना चाहिए कल के दिन का, और एक दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए, और एकज़हती को मजबूत करने के लिए जो भी हो सके हमें हर तरह से, हर जगह से करना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा दिखाना चाहिए, ताकि ऐसी ताकतों को पूरी तरह से निस्त नाबूद किया जा सके। मैं तो कहता हूं कि 2019 में आरएसएस की जो सियासी जमात है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई अलग सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये आरएसएस की रखेल है, रखेल, बंबई की जबान में जिसे कहते हैं। बीच भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडर हैं सब आरएसएस से आए हुए लोग हैं। आरएसएस जरूर कहती है कि नहीं, हम सियासी नहीं हैं, हम राजनीतिक नहीं हैं, हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, हम सांस्कृतिक संस्थाएं हमारी। इनकी संस्कृति इतनी घटिया है, जिनका इस मुल्क की आज़ादी के तहरीक में राई के दाने के बराबर भी उनका हक नहीं, कोई भी उनका रोल नहीं है। ये सारे अंग्रेजों से सरेंडर हो गए थे। 10 साल 15 साल पहले तक नागपुर के हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा भी नहीं लहराते थे, कभी नहीं लहराया इन्होंने तिरंगा झंडा, कभी नहीं सलामी दी तिरंगे झंडे को, और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। देशभक्त तुम नहीं हो आरएसएस के लोग, तुम देश के द्रोही हो, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हो, जो इस देश में नफरत की बीज बोकर, नफरत का पौधा उगा के हिंदू और मुसलमानों में दीवार खड़ा करना चाहते हो। देशद्रोही तुम हो। ऐसे लोगों से इस मुल्क को, हम लोगों को बचाना है, आजाद कराना है,
और उसके लिए हमें पहल करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा और अपने हमवतन भाइयों से, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से इस तरह का खुलूस और मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा हम करें ताकि इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का सबब बन सके। ऐसा माहौल बनाने का काम हमें और आपको करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मुझे वादा करते हैं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमें करना चाहिए ताकि जो ये माहौल बनाने में कामयाब होते हैं उनको वहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे इनको रोकना ज़रूरी है। ये कोशिश हम लोगों को मिलजुल कर सबको करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क, हमारा ये राज्य, हमारा ये शहर प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना रहे। इसकी हम सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने शोरा इकराम से भी कहूँगा कि अब हमें उस तरह की बातें करनी, हमें उस तरह का भी पैगाम देना चाहिए जो इस मुल्क को मजबूत कर सके, इस मुल्क की एकज़हती को मजबूत कर सके, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को और मजबूत करके आगे ले जा सके। उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकलाबी शेर जब ज़रूरत हो तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसे माहौल में उसकी भी हमें ज़रूरत है कि एक माहौल अच्छा बनाने में हम अपने कलम का इस्तेमाल करें, अपने शेर का इस्तेमाल करें, अपने आसार का इस्तेमाल करें, उसे भी हमें कोशिश करना चाहिए। मैं फिर से जमाल खान साहब और इनकी पूरी टीम, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ फर्दन, लेकिन इनकी बहुत बड़ी टीम है और वो सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस अजीबुशान मुशायरे में तन मन धन से सब लोग साथ रहते हैं, शरीक रहते हैं। आज नज़र बिजुरी साहब भी मुझे लगता है कि इसके अंदर निज़ामत का काम कर रहे हैं और ये भी सारे लोगों को इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी शोरा इकराम तशरीफ़ लाए हैं उनको भी मैं उनका इस्तकबाल अपनी तरफ से करते हुए उन सब का मुबारकबाद देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब।